हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी का क्लास 4 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। सबसे पहले हमें ये देखना है कि भारतीय संविधान की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं में सबसे पहली बात आती है वो है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। सेकेंड पॉइंट है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो हमने सोर्सेस क्लास 3 जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने वेरियस सोर्सेस, विभिन्न स्रोतों को हमने देखा था। तो ये हमको वहाँ से पता चला कि ये विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। तो ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता क्या है? ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। आगे देखेंगे किस तरह से कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है इसमें। फिर आता है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, एकात्मकता के साथ में संघीय व्यवस्था। फिर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय स्वरूप, सरकार का संसदीय स्वरूप। ये सब अभी केवल हमारा इंडेक्स की तरह है। हम आगे देखेंगे किस तरह कहाँ पे क्या है, हमको तब पता चलेगा कि कहाँ पे ये इनकी विशेषता किस तरह से आती हैं। फिर है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। फिर आता है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्या है? एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। देन है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। देन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। अच्छा ये बताइए, हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए हैं? तो हमने पढ़ा है, कल हमने स्रोतों में देखा है। कहाँ से लिया है? हमने आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड से लिया है। और मैंने आयरलैंड से क्या आपको बताया था? रेड याद करना है। आई होप आपने देखा हो तो आपको याद आ रहा हो। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया है बताइए? तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया है? यूएस से लिया है। और यूएस से और मैंने किस तरह से बताया था आपको कि वहाँ प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के साथ में वहाँ सुप्रीम कोर्ट है और फंडामेंटल राइट है। और इस तरह से हमने इन 3 पार्ट्स में यूएस से हमने क्या क्या लिया है उसको हमने याद किया था। इससे प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे क्लास 3, तो उसमें आपको सोर्सेस पता चलेंगे, तब आपको सब याद होगा। क्योंकि केवल आपको नोट्स कंपाइलेशन अपने पास नहीं रखनी है, आपको सब चीज़ें याद करनी है। ठीक, आगे देखते हैं आगे और कौन सी विशेषताएं हैं। तो मौलिक कर्तव्य, ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसको हमने कैसे याद किया था? ड्यूटीज़, इंडिया का दोस्त कौन है? रशिया है। रशिया और इंडिया के बीच में क्या है? दोस्ती है। दोस्ती है तो दोस्तों की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, हमने याद किया था। फिर उसके बाद आता है इंडियन सेक्युलरिज्म, भारतीय धर्मनिरपेक्षता। फिर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। फिर है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। फिर है इंडिपेंडेंट बॉडीज़, स्वतंत्र निकाय। कौन कौन से हैं उसको हम देखेंगे, आगे सबको देखेंगे हम। फिर उसके बाद क्या है? इमरजेंसी प्रोविजंस है, प्रावधान, जैसे आप सभी जानते ही होंगे। फिर है 3 टियर गवर्नमेंट, त्रिस्तरीय सरकार। फिर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सहकारी समितियाँ। तो ये 17 मुख्य विशेषताएं हैं किसकी? भारतीय संविधान की। अब एक एक करके इसको हम देखते हैं कहाँ पे क्या है। सबसे पहले आता है सबसे लंबा लिखित संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। इस व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये होता है, क्या हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जब हमने क्लास 1 डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि इसमें सबसे पहले क्या था? पहले कितने आर्टिकल थे? तो 395 आर्टिकल्स थे, जो कि अभी प्रेजेंटली कितने हो गए हैं? 470 हो गए हैं।
फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि शेड्यूल, इसमें पहले अनुसूचियाँ 8 थी, लेकिन अब कितनी अनुसूचियाँ हो गई हैं? 12 हो गई हैं प्रेजेंट में। फिर उसके बाद हमने देखा था पहले 22 भाग थे, पार्ट्स कितने थे? 22, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितने हो गए? 25 हो गए। तो पहले से ही एक तो बड़ा था और अभी और बड़ा हो गया, तो लंबा तो हो ही गया है ना, लंबा हो गया। क्या लिखा हुआ है? लेंथीएस्ट, लंबा है। तो इतना सारा भाग, इतनी सारे अनुच्छेद और इतनी सारी अनुसूचियाँ हो रहेंगी तो क्या लंबी नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो यहाँ से तो हमको क्लियर हो गया कि लंबा तो है। फिर बात आती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित है। तो संविधान दो प्रकार से विभाजित किए जाते हैं। किस प्रकार से? एक होता है लिखित, रिटन, और एक होता है अनरिटन, अलिखित, है ना। एक होता है लिखित और दूसरा क्या होता है? अलिखित। तो लिखित क्या है? तो लिखित अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? अमेरिकी संविधान। और अनरिटन क्या है? तो अनरिटन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो ब्रिटेन में जो संविधान है उनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित संविधान है। ठीक, लेकिन भारतीय संविधान क्या है? तो भारतीय संविधान लिखित संविधान है। क्या है? भारतीय संविधान लंबा तो है, जो कि हमने देखा, साथ में वो लिखित संविधान है, लिखा गया। हमने देखा ना कि किस तरह से हमारे संविधान का निर्माण हुआ, किस तरह से डिफरेंट कमेटी, समितियां बैठी और उन्होंने अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा। मुख्य रूप से हमने देखा 60 देशों के संविधान को पढ़ा, लेकिन उन्होंने लिया कहाँ से? 10 देशों से हमने मुख्य रूप से पढ़ा, साथ में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1995, ये हमने देखा हुआ है। तो वहाँ से हमको पता चला, अच्छा लिखित तो लेंथीएस्ट तो है, लिखित है। वहाँ से कैसे पता चल गया? कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि सब संविधानों को देख करके उन्होंने लिखा है, हमारा लिखित संविधान है। फिर आता है, क्या बात आती है कि ये कैसे पता चलेगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जो इस हाथी के आकार, जो इस भारतीय संविधान के हाथी आकार में योगदान देते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? हमको तो पता चल गया कि इतना लेंथीएस्ट है, इतना लेंथीएस्ट है, बड़ा है, यानी कि एलिफेंटाइन साइज है, हाथी के आकार का हमारा संविधान है। तो क्या क्या कारक हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखते हैं। तो सबसे पहली बात आती है ज्योग्राफिकल फैक्टर। कौन सा फैक्टर? भौगोलिक कारक। और वो भौगोलिक कारक क्या है कि हमारा देश ही बड़ा है, हमारा देश ही बड़ा है और यहाँ अनेकता है, हमारा देश बड़ा है और यहाँ अनेकता है। तो सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए, सभी किस तरह से हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, विविधता को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया गया है। तो पहला कारण क्या बन गया? पहला कारक भौगोलिक कारक हो गया। ज्योग्राफिकल फैक्टर बताता है कि हमारा भारतीय संविधान जो है हाथी के आकार का है, बड़ा है। फिर आता है हिस्टोरिकल फैक्टर्स, ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारक क्यों है? ऐतिहासिक कारक ये है, तो हमने देखा कि ये कहाँ से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1945 से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। मुख्य रूप से तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आई हैं और ये खुद इतना बल्कि था, ये खुद इतना बड़ा था, भारत सरकार अधिनियम 1945, और वहाँ से हमने कोई प्रावधान लिए तो उससे तो और बड़ा बन गया ना। तो इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है क्या कि कहाँ से इतना बड़ा हो गया। फिर उसके बाद बात आती है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा भारतीय संविधान केवल एक है, केंद्र में भी वही है और राज्य में भी अलग है, राज्य का अलग और केंद्र का अलग, इस तरह से तो नहीं है हमारा भारतीय संविधान। तो यहाँ से एक बात पता चल गया कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, जो एकल संविधान है, वो भी एक कारण है हाथी के आकार का। फिर बात आती है कि डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। भारतीय संविधान के जो निर्माता थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे, वो कानूनी दिग्गज थे और बोला जाता है उनकी प्रभुता थी, उनका प्रभुत्व था, बहुत सारे लीगल ल्यूमिनरीज थे। तो जब लीगल ल्यूमिनरीज, यदि जो कानून को जानते हैं और वो कुछ चीज़ बताएंगे तो कानून के हिसाब से बताएंगे, कानून के हिसाब से बताएंगे, तो वो भी हमारे संविधान को बड़ा बना दिया कि ये अनुच्छेद यहाँ पे है, फिर ये अनुच्छेद की धारा, उपधारा, फिर ये सेक्शन यहाँ से लिया गया, ये इस तरह से बताते बताते वो और बड़ा बन गया, वो और बड़ा बन गया। तो ये चार कारण हैं, चार कारक हैं।
4 फैक्टर्स हैं जो कि भारतीय संविधान को बड़ा बनाती हैं। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको इस तरह से याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप जानेंगे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिफेंटाइन साइज क्या क्या कर देता है। तो ज्योग्राफी हमने क्या क्या देखा, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भूगोलिक कारक, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एकल संविधान है, और किसकी प्रभुता थी, कानूनी दिग्गजों की प्रभुता थी। तो इस वजह से लॉ लीगल न्यूमरेज की वजह से, तो ये 4 फैक्टर्स हमने देख लिए। आगे आते हैं हम, तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, पहली विशेषता क्लियर। सेकंड में आ जाते हैं हम, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, बिल्कुल लिया गया है, जो कि हमने देखा, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा 10 देशों और एक कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। यानी कि हमने 11 स्रोत तो हमने देखे और इतने सारे हमने प्रावधान भी देखे, तो वहीं से हमको पता चल गया कि विभिन्न स्रोतों से तो बिल्कुल लिया गया है। और इस वजह से उसका जो एक स्ट्रक्चरल पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ से डिराइव हुआ, कहाँ से मुख्यतः लिया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1945 से लिया गया। कौन सा हिस्सा लिया गया, तो संरचनात्मक हिस्सा लिया गया। कौन सा हिस्सा, यदि एग्जाम में पूछता है कौन सा हिस्सा आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, तो संरचनात्मक हिस्सा, स्ट्रक्चरल पार्ट लिया गया। स्ट्रक्चर कि किस तरह से, वो खुद इतना बड़ा था, वहाँ से उठाए हो तो बड़ा तो हो ही जाएगा, स्ट्रक्चरल पार्ट हो गया। फिर दार्शनिक भाग कहाँ से लिया गया, तो दार्शनिक भाग जो है अमेरिका और आयरलैंड से लिया गया। अमेरिका और आयरलैंड से। फिलोसॉफिकल पार्ट कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया और आयरलैंड से लिया गया। अब याद कीजिए, हमने अमेरिका से क्या देखा, मौलिक अधिकार लिए हैं, बिल्कुल लिए हैं, मौलिक अधिकार लिए हैं, हमने देखा है। फिर हमने देखा आयरलैंड से क्या लिए थे, तो आयरलैंड से डीपीएसपी लिए हैं। आयरलैंड से क्या लिए थे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए थे। तो यहाँ से ये क्या लिए हैं, फिलोसॉफिकल पार्ट लिए हैं। दार्शनिक भाग यदि पूछेगा तो क्या याद करना है, अमेरिका और आयरलैंड। और वो क्या क्या है, दार्शनिक भाग क्या क्या है, तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, क्या क्या, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये क्या है, दार्शनिक भाग है। आगे आ जाते हैं, और कौन सा हिस्सा है, और है एक पॉलिटिकल पार्ट। ये राजनीतिक हिस्सा कहाँ से लिया गया, तो राजनीतिक हिस्सा, पॉलिटिकल राजनीति की बात आती है तो हमारे दिमाग में क्लिक करता है पार्लियामेंट। और हमने स्रोत में देखा कि पार्लियामेंट जहाँ पे रिलेटेड है, तो ब्रिटिश चाहती थी, यानी कि ब्रिटेन की सरकार चाहती थी, उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा, तो वो चाहती थी कि हमारे देश का संसद जो है बहुत स्ट्रांग हो जाए। हमने ऐसे ही याद किया था, हमारे देश का संसद स्ट्रांग हो जाए, पार्लियामेंट स्ट्रांग हो जाए। तो इसका मतलब हमने ये पॉलिटिकल पार्ट कहाँ से लिया, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कहाँ से लिया है हमने, ब्रिटिश संविधान से लिया। किस तरह से ये पता चला कि जैसे कि कैबिनेट गवर्नमेंट है, कैबिनेट सिस्टम हमने देखा था ना, किस में देखा था हमने, ब्रिटिश, जब हमने देखा था सोर्सेस, जब हम देख रहे थे, तो कैबिनेट गवर्नमेंट हमने लिया है कहाँ से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। साथ में हमने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच के संबंध लिए हैं, रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर्स की, कार्यपालिका और विधायिका की कार्यपालिका और विधायिका के बीच में क्या संबंध है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो राजनीतिक हिस्सा कहाँ से उठाया है, तो हमने राजनीतिक हिस्सा जो है ब्रिटिश से उठाया, ब्रिटेन से उठाया हुआ है। आगे आ जाते हैं हम लोग, तो हमारी 2 विशेषताएं कंप्लीट हो गई हैं। तीसरे में आ जाते हैं। तीसरी विशेषता क्या बोलती है, तीसरी विशेषता बोलती है कि भारतीय संविधान ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। क्या है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है कि कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। ये हमको कैसे पता चलेगा, कठोरता और लचीलापन, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कैसे पता चलेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ना 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, वर्गीकृत किया। किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, उनकी संशोधन प्रक्रिया के आधार पर, उनकी अमेंडिंग प्रोसीजर के आधार पर उनका 2 प्रकार से विभाजन होता है। और वो विभाजन कौन कौन सा है, एक रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, एक लचीलापन बोलते हैं, एक कठोरता और लचीलापन।
ये किस आधार पर वर्गीकरण है? तो ये उनके संशोधन प्रक्रिया के आधार का वर्गीकरण है, अमेंडिंग प्रोसीजर के आधार का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो इस बेसिस में कि किस तरह से हम उसको संशोधित कर दें। यदि वो ईजिली संशोधित हो गया, किस तरह से कि जिस तरह से सामान्य कानून को हम ला भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। यदि वो बहुत ही आसानी से संशोधित हो गया तो उसको हम बोलेंगे कि संविधान में लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है। और ये गुण किसके पास है? तो ये ब्रिटिश संविधान का है। ये गुण किसका है? तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का है। ये जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है कि उनको यदि हमें संशोधित करना है, उनको हमें अमेंड करना है, तो हम केवल और केवल सामान्य ऑर्डिनरी लॉ की तरह उनको हम क्या कर सकते हैं? संशोधित कर सकते हैं। लेकिन यदि उसमें कठोरता आ गई तो इसका मतलब उसको हम आसानी से बिल्कुल नहीं संशोधित कर सकते। उसको संशोधित करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ जाएगी। विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता, स्पेशल प्रोसीजर हमको फॉलो करने पड़ेंगे उसके अमेंडमेंट के लिए। और ये गुण किसके पास है? तो ये गुण अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का है। कहाँ का है? अमेरिकी संविधान का है कि वो आसानी से उसे संशोधित नहीं किया जा सकता। आसानी से वी कैन नॉट अमेंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि लेकिन भारतीय संविधान तो हम देखते हैं कि कभी उसको संशोधित भी कर दिए हैं, फिर कुछ को संशोधित नहीं कर पाते हैं। यानी कि संशोधित तो कर पाते हैं लेकिन संशोधन भी बेसिक स्ट्रक्चर को जो है उसका हनन ना करने पाए, ये ध्यान में रखा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान तो दोनों को समाये हुए है। यानी कि रिजिडिटी भी है इसमें और फ्लेक्सिबिलिटी भी है, कठोरता भी है और लचीलापन भी है। ये कहाँ से पता चला? तो ये पता चलता है कि भारतीय संविधान की 3 प्रक्रियाएं हैं। किसकी? तो संशोधित करने की 3 प्रकार होते हैं भारतीय संविधान को संशोधित करने के। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो वो 3 प्रकार होते हैं कि आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत हम इसको स्पेशल मेजॉरिटी से जो है संशोधित कर देते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी से संशोधित करते हैं। एक दूसरा तरीका ये होता है कि स्पेशल मेजॉरिटी तो रहती है, साथ में राज्यों की रजामंदी भी ज़रूरत पड़ जाती है। यानी कि रेटिफाई करना पड़ता है। किसके द्वारा? राज्यों के द्वारा रेटिफाई करवाना पड़ता है उसको, रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ। और वो राज्य कैसे? हाफ, आधे राज्य होने चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के आधे राज्य उसको क्या करें? रेटिफाई करें, उसकी पुष्टि कर दें, तब वो, यानी कि ये 2 प्रकार हो गए। एक प्रकार ये है और एक प्रकार ये है। तीसरा प्रकार ये होता है कि आर्टिकल नंबर 368 से बाहर, इसके अंतर्गत नहीं आता, और वो क्या है? स्पेशल हमने देख लिया सिंपल मेजॉरिटी से, सामान्य तरीके से। जिस तरह से सामान्य कानून को संशोधित किया जाता है उसी तरह से संविधान को सिंपल मेजॉरिटी से इसको भी संशोधित कर दिए। तो ये हमने 3 प्रकार देखे। ये जब हम आगे भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे, लेकिन ये यहाँ से पता चला कि किस तरह से भारतीय संविधान, उसको स्पेशल मेजॉरिटी की भी आवश्यकता पड़ी कि आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत जा कर के उसको संशोधित करना पड़ा। और एक हमने देखा कि सिंपल मेजॉरिटी से भी कर दिए, जिस तरह से सामान्य कानून को किया जाता है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि ये ब्लेंड है, यानी कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन और कठोरता का मिश्रण है भारतीय संविधान। ठीक है, आगे आ जाए हम लोग। आगे क्या है नेक्स्ट, इसकी विशेषता क्या है, नेक्स्ट फीचर क्या है इसके? तो फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, एकात्मकता के साथ में संघीय व्यवस्था है। एकात्मकता के साथ में संघीय व्यवस्था है। तो हम ये देखते हैं किस तरह से ये व्यवस्था है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशेस अ फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। भारतीय संविधान क्या बताता है? तो भारतीय संविधान बताता है कि सरकार की एक संघीय प्रणाली के रूप में स्थापना किया है। भारतीय संविधान सरकार का किस रूप में स्थापना किया है? तो एक संघीय प्रणाली के रूप में इसकी स्थापना की गई है, संघीय प्रणाली। ठीक है, फेडरल सिस्टम की तरह में कौन बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या है और। तो इसका मतलब
कि संघीय प्रणाली के रूप में आपने स्थापना किया है तो कुछ गुण होंगे, उसके कुछ विशेषताएं होंगी संघीय प्रणाली के, कि आपने ऐसे ही बोल दिया कि ये संघीय प्रणाली है। तो देखते हैं कि क्या क्या उसके यूजुअल फीचर्स हैं जो कि बताए कि ये भारत सरकार जो है एक फेडरेशन है, जो ये बताए कि भारतीय सरकार क्या है, एक किस तरह से है, ये एक संघ की रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ क्या है, दो सरकारें हैं। दो सरकारें कौन कौन सी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। फिर उसके बाद डिवीजन ऑफ पावर है। क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है ना। हमने देखा है किसके किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक है। और ये बताइए हमने डिवीजन ऑफ पावर कहाँ से लिया है, हमने सोर्सेस पढ़े हैं, आपको याद आना चाहिए कि हमने डिवीजन ऑफ पावर कहाँ से लिया है, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। इस तरह से आपको इतना पढ़ना है कि यदि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन करेगा तो आपसे बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि मैं इस तरह से आपको पढ़ा रही हूँ कि आपसे बनना चाहिए। ये नहीं कि आपको कंपाइलेशन, पीडीएफ तो मैं आपको अवेलेबल इसीलिए करवा रही हूँ कि आपके पास एक कंपाइल्ड नोट्स हो, लेकिन आपको एक दूसरा लक्ष्मीकांत नहीं बना देना है कि आपके पास ऑलरेडी एक बुक है और आपने कंपाइलेशन नोट्स से एक लक्ष्मीकांत बुक को प्रिपेयर कर ले। नहीं, आपको याद करना है, स्टोर कहाँ करना है, आपको ब्रेन में स्टोर करना है ये सब चीज़ें। तो डिवीजन ऑफ पावर मैंने क्या बताया, कहाँ से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया, ये हमने देखा हुआ है। फिर आते हैं तो हम क्या देख रहे थे, विशेषता देख रहे थे। किसकी विशेषता देख रहे हैं कि भारतीय सरकार एक फेडरेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेडरेशन के रूप में काम करता है, एक संघीय व्यवस्था है भारतीय सरकार में। फिर दो सरकारें हैं जो कि केंद्र और राज्य हैं। फिर शक्तियों का विभाजन है, यहाँ केंद्र में और राज्यों में शक्तियों का विभाजन है। फिर लिखित संविधान है, अभी जस्ट हमने देखा कि हमारा एक लिखित संविधान है। फिर क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान की सर्वोच्चता है, सुप्रीमेसी है, ठीक। फिर क्या है, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान में कठोरता है। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी आगे देखेंगे क्योंकि ये एक अपने आप में ही एक विशेषता है भारतीय संविधान की। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र न्यायपालिका है, और क्या है, बाईकैमरलिज्म है, द्विसदनीयता है, द्विसदन है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है, राज्यसभा लोकसभा है, बिल्कुल है, ठीक। तो ये वहाँ से क्या पता चल गया, अच्छा बाईकैमरलिज्म भी तो है। तो ये आपको बिल्कुल ये सब विशेषताएं याद करनी है। किस में याद करनी है, फेडरेशन, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। ये केवल देखने के लिए नहीं है, ये याद करने की चीज़ें डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। कि ये पूरे साथ के साथ तो आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, ठीक। आगे आ जाए हम लोग, आगे क्या बताया गया है, लेकिन ये संघीय गुण तो है, लेकिन साथ में क्या है, हालांकि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता या फिर गैर संघीय विशेषता भी शामिल है। संघीय विशेषता तो है जो कि हमने देखा, ये 7 विशेषताएं संघीय विशेषताएं बताती हैं, फेडरेशन के फीचर्स हैं ये इतने 7, ये 7 तो, लेकिन साथ में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं भारत में जो कि ये बताते हैं कि हमारा संविधान एकात्मक भी है, यूनिटरी है। क्या है, यूनिटरी है, ठीक है। नॉन फेडरल फीचर्स हैं, और यूनिटरी फीचर्स क्या होते हैं, ये डायरेक्टली एग्जाम में आया तो आपको क्या टिक करना है, तो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है कि नहीं। अब ये बताइए हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर कहाँ से कहाँ पे देखा था कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल याद क्या करवाया था, कनाडा, कान याद कर लो, कनाडा, तो सी से हमको क्या याद करना है, सेंटर। जहाँ जहाँ सेंटर लिखा रहेगा तो वो सब प्रावधान कहाँ से लिए हैं, हमने कनाडा से लिए, ये हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर है, मजबूत केंद्र है हमारे यहाँ। फिर क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, एकल संविधान है जो कि राज्य का और केंद्र का दोनों में ही लागू होता है। फिर क्या है हमारे यहाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति होती है, जो कि ये हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है ये हमने। फिर ऑल इंडिया सर्विस है हमारे यहाँ, अखिल भारतीय सेवाएं हैं हमारे देश में, क्या है हमारे देश में, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। फिर उसके बाद क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है,
कैसे ये इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है उसको हम आगे देखेंगे, क्योंकि ये एक अपने आप में एक विशेषता है। फिर है इमरजेंसी प्रोविजंस है हमारे देश में, बिल्कुल आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। तो ये सब ये 6 क्या है, और इस तरह से अन्य, तो इस तरह से ये यूनिटरी फीचर्स हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो फेडरेशन के फीचर्स हो गए, जो संघीय विशेषताएं हैं, और ये गैर संघीय विशेषताएं, ये बिल्कुल आपको याद हो जानी चाहिए, बिल्कुल याद करने की चीज़ें हैं, याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ को याद करना है। फिर हम आ जाते हैं, तो यहाँ से हमको पता चला कि हमारे देश में क्या है, संघीय फेडरेशन भी तो है, साथ में यूनिटरी फीचर्स भी हैं, दोनों है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ तो दोनों है। हम ये नहीं बोल सकते कि केवल संघीय विशेषता है, ना ही हम ये बोल सकते हैं कि केवल एकात्मकता है, कि गैर संघीय विशेषता बस है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमको ध्यान रखनी है वो ये है कि भारतीय संविधान में कहीं पे भी फेडरेशन शब्द तो यूज़ ही नहीं हुआ है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा क्या फेडरेशन इज मेंशन्ड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फेडरेशन वर्ड कहीं पे भी यूज़ ही नहीं किया गया है भारतीय संविधान में, ठीक है। ये जो संघीय शब्द का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है, लेकिन हमने देखा कि ये संघीय विशेषता ज़रूर है भारतीय संविधान में, उल्लेख नहीं है इस शब्द का, लेकिन भारतीय संविधान में इसकी विशेषताएं ज़रूर हैं, ठीक। आगे आ जाते हैं, तो आगे इसको ध्यान में रखते हुए, ये सभी गुणों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी विशेषताओं को, डिफरेंट फीचर्स को ध्यान में रखते हुए, के.सी. वेयर ने भारतीय संविधान को क्या बोला है कि फेडरल तो है, संघीय तो है, किसमें ये इन फॉर्म है, और यूनिटरी इन स्पिरिट है, संघीय है किसमें, रूप में, यानी कि दिखता तो है संघीय है, लेकिन असली में भावनात्मक रूप से वो एकात्मक है, गैर संघीय है। क्या है, वो दिखता है, फॉर्म में ऐसा लगता है कि फेडरल है, लेकिन वो स्पिरिट में, भावनात्मक रूप में तो वो यूनिटरी है। तो इसका मतलब हम के.सी. वेयर ने एक वर्ड यूज़ किया है ऐसी विशेषता के लिए, और वो क्या है, क्वासी फेडरल। उन्होंने क्या बोला कि ये ना अर्ध संघीय है, क्वासी फेडरल है। क्या भारतीय संविधान क्या है, अर्ध संघीय। डायरेक्टली यदि एग्जाम में बोला कि क्वासी फेडरल किसने बोला है, तो के.सी. वेयर ने बोला है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला गया है, किसके द्वारा बोला गया, मॉरिस जोन्स के द्वारा बोला गया। किसने बोला है, मॉरिस जोन्स ने बोला कि ये तो एक सौदेबाजी संघवाद है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। फिर उसके बाद में ग्रैनविले ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को क्या संज्ञा दी, उन्होंने बोला कि ये एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। क्या है ये, एक सहकारी संघवाद है। इन सभी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये संज्ञा दी है भारतीय संविधान को। क्या बोला है उन्होंने बोला कि ये तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। फिर उसके बाद में फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, तो एवर जेनिंग्स ने क्या बोला कि ये तो फेडरेशन है विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, ये क्या है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति उन्होंने किस आधार पे बोली होगी कि यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग सेंटर है, वो जो कि यूनिटरी फीचर है, साथ में उसमें फिर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला ये संघ है। तो ये डिफरेंट इन्होंने अपनी तरफ से भारतीय संविधान को संज्ञा दी है, नाम पुकारा है भारतीय संविधान का इन रूपों में, जो कि हमको याद होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जितना भी कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, डिफरेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से लिए गए हैं ये पूरे, ठीक है। पांचवी विशेषता देखते हैं। पांचवी विशेषता क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय स्वरूप देखते हैं हम। भारत देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब ये बताइए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया है बताइए। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने क्या देखा था, ब्रिटेन से लिया है। क्यों, हमने याद कैसे किया था कि ब्रिटेन चाहता था कि भारत में एक स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट होना चाहिए,
हमने इस तरह से याद किया है इसको, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से आया? ब्रिटेन से आया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बताया क्या गया है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों बोला गया है हमको। क्यों? क्योंकि हमने तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, ना कि हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। हमने ब्रिटेन में जो ब्रिटेन में क्या चलता है, संसदीय शासन चलता है, हमने उसको अपनाया है, ना कि हमने राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाया है, जो कहाँ चलता है, जो कि अमेरिका में चलता है। हमने इसको नहीं अपनाया। हमने किसको अपना लिया? हमने संसदीय शासन, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे और क्या है। तो आगे ये बताया जाता है कि यदि एग्जाम में बोला द पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसके कुछ गुण बताइए। पार्लियामेंट्री सिस्टम तो है, लेकिन गुण क्या है? कैसे पता चलेगा कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली है? तो ये ऐसे पता चलेगा कि बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, किसके किसके बीच में? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में। जो ये पार्लियामेंट्री, जो संसदीय प्रणाली होती है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो विधायिका और कार्यकारी अंग हैं उनके बीच में सहयोग और समन्वय के सिद्धांत रहते हैं। क्या क्या होता है उनके बीच में? कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। यही यदि हम राष्ट्रपति प्रणाली की बात करते तो वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स है, उनके बीच में क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर्स है, शक्तियों का पृथकीकरण है। लेकिन हमारे यहाँ पृथकीकरण तो नहीं है। हमारे यहाँ क्या ये स्ट्रॉन्ग डिवीजन ऑफ, क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर है? हमारे यहाँ पृथकीकरण नहीं है, हमारे यहाँ तो डिवीजन ऑफ पावर है। हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, हमारे यहाँ डिवीजन ऑफ पावर है। हमारे यहाँ ये कैसे पता चला कि भारतीय संविधान एक संसदीय प्रणाली है? तो ऐसे पता चला कि हमारे यहाँ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के बीच में, विधायिका और कार्यकारी अंगों के बीच में एक सहयोग और समन्वय के सिद्धांत स्थापित है, ठीक है। आगे आ जाए हम लोग, तो यहाँ से ये बिल्कुल याद करना है आपको, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेलेवेंट है, ठीक। फिर आता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम संसदीय प्रणाली होता है, उसको हम और किन किन नामों से जानते हैं? तो हम उसे वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं हम उसको? वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं। ऐसी सरकारों को जहाँ पे संसदीय प्रणाली होती है, तो उसको, ऐसी सरकारों को हम वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं। साथ में हम उसको एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का भी दर्जा देते हैं, जिम्मेदार सरकार का दर्जा भी देते हैं। साथ में उसको हम कैबिनेट गवर्नमेंट, कैबिनेट सरकार का दर्जा देते हैं। किसको हम देते हैं? ये सब किसके नाम है? तो संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम की ये सब नाम है। वेस्टमिंस्टर जिम्मेदार और कैबिनेट, वेस्टमिंस्टर मॉडल रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, देन कैबिनेट गवर्नमेंट, ये सब उसके नाम है। फिर आ जाते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस द पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एट द सेंटर बट ऑल्सो इन द स्टेट्स। एग्जाम में डायरेक्ट यदि पूछा गया, आया है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि क्या केवल केंद्र के स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर क्या संसदीय प्रणाली है? तो नहीं, राज्यों के स्तर में भी संसदीय प्रणाली है, राज्यों के स्तर में भी संसदीय प्रणाली है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम केवल सेंटर में नहीं है बल्कि स्टेट्स में भी है, ठीक है। आगे आ जाए, आगे और क्या बात आती है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम यदि कहीं पे होता है, यदि कहीं पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो, उनका रोल सिग्निफिकेंट हो जाता है। यानी कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कहाँ पे? संसदीय प्रणाली में। और जब उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, उनका रोल सिग्निफिकेंट हो जाता है, तो ऐसे सरकारों को क्या एक और नाम दे दिया जाता है, और वो नाम है प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट। क्या बोल दिया जाता है? प्रधानमंत्री सरकार बोल दिया जाता है।
तो इतने सारे नाम हमने किसके देख लिए, हमने इतने सारे नाम संसदीय प्रणाली के देखे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम के देखे हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता क्या है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर का रोल जो है सिग्निफिकेंट हो जाता है। साथ में एक और चीज़ क्या याद रखनी है कि कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होता है किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में आपसी समन्वय एवं सामंजस्य के सिद्धांत स्थापित रहते हैं। ठीक है, ये सब किसके गुण हैं, संसदीय प्रणाली के गुण हैं। आगे आ जाते हैं, आगे क्या है, तो ये कैसे पता चलेगा, ये तो नाम हो गए, लेकिन कुछ विशेषताएं भी तो होनी चाहिए। ये तो संसदीय प्रणाली के केवल और केवल नाम है, आप इस तरह से इन नामों से उन्हें पुकार रहे हो, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं देखते हैं हम। तो पहली विशेषता ये है कि यहाँ पे 2 एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, यहाँ पे 2 अधिकारी यानी कि कार्य एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, कार्यपालिका, एक रियल और एक नॉमिनल होते हैं। एक रियल हेड होते हैं हमारे देश में और एक नॉमिनल होते हैं, एक वास्तविक और एक नाम मात्र के अधिकारी, और अधिकारी मतलब कार्यपालिका जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। एक रियल हेड है और एक नॉमिनल हेड है। रियल हेड कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर है। नॉमिनल हेड कौन है, तो प्रेसिडेंट है। वास्तविक अध्यक्ष कौन है, तो यदि हम देखें तो वास्तविक में तो प्राइम मिनिस्टर है, और इस वजह से इसको क्या बोला गया है, प्राइम मिनिस्ट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री सरकार बोला गया है। और एक नॉमिनल हेड होते हैं, नाम मात्र के हेड है, और वो कौन है, तो वो राष्ट्रपति हैं। फिर उसके बाद आ जाती है मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है हमारे देश में। क्या होता है, बहुमत दल शासन होता है, मेजॉरिटी पार्टी रूल है। जो भी पार्टी मेजॉरिटी में है वही रूल करती है, बिल्कुल करती है। फिर उसके बाद आ जाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसकी होती है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका की होती है। किसके प्रति होती है, तो विधायिका के प्रति होती है। कार्यपालिका की सामूहिक रूप से, कार्यपालिका किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं सामूहिक रूप से, तो विधायिका के प्रति होते हैं। किसके प्रति होते हैं, विधायिका के प्रति होते हैं। एग्जीक्यूटिव्स आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू होम, टू लेजिस्लेचर। ठीक है, आगे आ जाएं, और क्या विशेषता है इसकी, तो 3 विशेषताएं हमने देखी। ये किसकी विशेषताएं हम देख रहे हैं, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की देख रहे हैं। ठीक है, संसदीय प्रणाली की सरकारों की ये विशेषताएं होती हैं। फिर आता है विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है, मेंबर्स ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उसके मेंबर्स हैं, बिल्कुल रहते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। लीडरशिप होती है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। तो नेतृत्व कौन करता है हमारे देश में, प्रधानमंत्री करें केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर कौन करता है नेतृत्व, तो मुख्यमंत्री करते हैं। तो ये भी एक विशेषता हो गई संसदीय प्रणाली की, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर। देन डिसॉल्व हो जाता है लोअर हाउस। लोअर हाउस जो है, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है डिसॉल्व हो जाती है। भारतीय जो निचली सदन है, लोकसभा या फिर जिसको हम बोलते हैं विधानसभा, उनका विघटन हो जाता है। ठीक है, 5 सालों के बाद में उनका विघटन हो जाता है। तो ये भी एक संसदीय प्रणाली के गुण हो गए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर हो गया। फिर इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन। जो भारतीय संसद है वो सॉवरेन नहीं है, किसकी तरह, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह, ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह सॉवरेन नहीं है। ठीक है, तो फिर ये यानी कि वहाँ पे क्या होता है, सॉवरेन नहीं है, ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरेन है लेकिन हमारा पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कंबाइंड विद द इलेक्टेड प्रेसिडेंट एट द हेड। यदि बोला कि जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे देश में इलेक्टेड होते हैं, भले ही उनका इलेक्शन अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, बट वो इलेक्टेड तो हैं। लेकिन यदि यही हम देखें तो ब्रिटेन में वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो हेरिडिटरी हेड होते हैं। वहाँ पे मोनार्की होती है, जो है वंशानुगत होते हैं वो,
जो यानी कि एक राष्ट्रपति बन गया, अब उन्हीं के वंश वाले ही बनेंगे, वंशानुगत होते हैं। हमारे देश में क्या ऐसा होता है? नहीं, उनका हमारे देश में प्रेसिडेंट का प्रॉपर इलेक्शन होता है, भले ही वो अप्रत्यक्ष हो, इनडायरेक्ट हो, बट इलेक्टेड तो है हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं। तो यदि एग्जाम में बोलता है कि ये गणराज्य की एक विशेषता बताइए, तो गणराज्य की विशेषता होती है कि यहाँ के जो हेड होते हैं, यहाँ के जो हेड है उनका निर्वाचन होता है, वो निर्वाचित होते हैं। जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उनका निर्वाचन होता है। तो ये गणराज्य की विशेषता होती है। ये पॉइंट भी बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, ठीक है। पूछा जाता है कि गणराज्य की एक विशेषता क्या है, तो ये विशेषता ये है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक। लेकिन ये चीज़ ब्रिटेन में नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बात आती है। अब हमने देख लिया 5 विशेषताएं देख ली भारतीय संविधान की। 6वीं विशेषता ये है कि सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। क्या है? संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण है, सिंथेसिस है यहाँ पे। किसका किसका? संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का। तो संसदीय संप्रभुता कैसे पता चलती है? तो संसदीय संप्रभुता कैसे पता चली हमको? कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है यहाँ पे। क्या है? पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है। ये हमको कैसे पता चलेगा? तो ये हमको पता चलेगा कि हमारा जो भारतीय जो संसद है, वो संसद क्या करता है? वो अमेंड कर देता है भारतीय संविधान को। बहुत सारे पोर्शन को, भारतीय संविधान के बहुत सारे पोर्शंस को वो अमेंड कर देता है। कौन से पावर के तहत में? तो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के तहत में वो अमेंड कर देता है। क्या कर देता है? अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद जो है संविधान को संशोधित कर देते हैं। तो ये एक कहाँ से ये गुण आया? तो ये बताता है कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है ये क्या है? पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, संसदीय संप्रभुता है, संसदीय संप्रभुता है। कहाँ से ये पता चला? ये पता चला कि वो अपने संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करके उन्होंने क्या किया है? संविधान के बड़े बड़े हिस्सों को क्या कर देते हैं? संशोधित कर देते हैं। फिर बात आती है कि जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है यहाँ पे। क्या है? जुडिशियल सुप्रीमेसी। ये कैसे पता चले? तो ये ऐसे पता चलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो क्या करते हैं? संसदीय कानून को असंवैधानिक घोषित कर देते हैं। क्या, कौन सा पावर यूज करते हुए? तो जुडिशियल रिव्यू यूज करते हुए। क्या यूज करते हुए? जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं वो अपनी न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करते हुए, क्या, किसका प्रयोग करते हुए? न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करते हुए संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर देते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला? कि जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है, कि न्यायपालिका की क्या है? यहाँ पे न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया अपनी न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करते हुए। जुडिशियल रिव्यू की जो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है उसका यूज़ करके पार्लियामेंट्री लॉज को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ से ये पता चला कि अच्छा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें वो सिंथेसिस है किसका किसका? जुडिशियल सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण है ये, ठीक है। आगे आ जाए हम लोग, आगे क्या बताया गया है? तो आगे आता है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे देश में। तो एकीकृत कहाँ से पता चला? एकीकृत कहाँ से पता चला? तो एकीकृत पता चला कि सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट होते हैं, इतने सारे कोर्ट होते हैं। तो ये कहाँ से पता चला? तो ये बताता है कि अच्छा, ये इंटीग्रेशन है, इनमें एकीकरण है, एकीकरण है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो कि एपेक्स है, एपेक्स जुडिशियल सिस्टम है, फिर उसके सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट राज्य स्तर पे हो गए, फिर उसके बाद में हाई कोर्ट के अंतर्गत फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, फिर इस तरह से अन्य निचली अदालतें आती हैं। तो यहाँ से ये बताते हैं कि इतना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सब किसकी विशेषता है? ये
किसकी विशेषता होती है? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी की विशेषताएं हैं, एकीकृत न्यायपालिका की विशेषताएं होती हैं। ठीक, फिर बात आती है कि ये कैसे पता चले कि भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ये कैसे पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है? तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए बताया जाता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी से ये पता चलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हैं, वो गारंटर है किसके? फंडामेंटल राइट्स के, वो गार्जियन है किसके? संविधान के। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या पता चला कि स्वतंत्र हैं। बोलो, ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि हमारे एमसीक्यू में बोला जाता है कि गारंटर कौन है? मौलिक अधिकारों का। मौलिक अधिकारों की गारंटी कौन देता है? तो मौलिक अधिकारों की गारंटी सुप्रीम कोर्ट देता है। संविधान के संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। फिर उसके बाद अपील सर्वोच्च अदालत, संघीय अदालत है, ये एक फेडरल कोर्ट है। फेडरल कोर्ट कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? फेडरल कोर्ट है। ये बिल्कुल एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल एकदम याद हो जाने चाहिए हमको। फिर उसके बाद एक और गुण है जो ये बताता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है, और वो गुण कौन सा है? न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो ये ऐसा बताता है कि जो इंडियन जुडिशरी है उस पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से वो फ्री है। जो न्यायपालिका है वो विधायिका और कार्यपालिका से मुक्त है। विधायिका और किसके से? कार्यपालिका से मुक्त है। कौन? न्यायपालिका। तो यहाँ से ये पता चला कि ये स्वतंत्र है। साथ में ये स्वतंत्रता और भी किस रूप में पता चलती है, उसका प्रकटीकरण और किस रूप में होता है कि जो जज होते हैं उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है कि वो इतने सालों के लिए अब वो अपनी नौकरी में बने रहेंगे। उनकी कार्य जो अवधि होती है वो बिल्कुल डिसाइड होती है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उनका टेन्योर सिक्योर होता है। उनके में फिक्स्ड सर्विस कंडीशन होती है, जो सर्विस कंडीशन है उनकी वो फिक्स होती है। फिर उसके बाद जो उनकी जितने भी खर्च हैं वो कौन वहन करता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से करते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। फिर उसके बाद और कैसे पता चलता है कि हम उनके कंडक्ट के बारे में पार्लियामेंट में बात नहीं कर सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट जब उनको क्या करना पड़े, जब उनको हटाना पड़े, हम बात नहीं कर सकते उनके कंडक्ट के बारे में। फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, यदि हम उनके प्रति कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल उनके पास अधिकार है कि हमें जो है हमारे प्रति वो एक्शन ले सकें। फिर उसके बाद बैन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये क्या बताता है? ये सब गुण ये हम बिल्कुल एक एक करके देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे? जब हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जब हम कोर्ट वाला सेक्शन देखेंगे उसमें ये सब देखना है हमको। लेकिन यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका की बात हुई तो ये भी उसके गुण हैं। तो ये क्या गुण हुए कि वो कार्यपालिका और विधायिका से जो हमारी न्यायपालिका है वो बिल्कुल मुक्त है। तो ये उसके गुण हैं। ये ना एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में आते हैं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में आते हैं। तो ये हमने जो है 7 पॉइंट्स, अभी हमने बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कि हमने शुरू में ही देखी, उसको हम एक एक करके सबको कंप्लीट करेंगे। तो ये अभी हमारा पार्ट 1 है, किसका? सेलिएंट फीचर, विशेष जो विशेषता है भारतीय संविधान का उसका ये पार्ट 1 है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट 1 है। फिर इस तरह से पार्ट 2 और इस तरह से हम इसको कवर अप करेंगे। तो यदि ये सेशन आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो, यदि आपको अच्छा लगा होगा तभी लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में इसकी फ्री पीडीएफ आप हमारी मोबाइल ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट में लिंक है, तो वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।